अब इतना तो कक्षा 2 का बच्चा लेके आइए, मैं समझा देता हूँ। तो आप महिलाओं का हक मरना चाहते हैं क्या? ये मूर्ख सरकार जो है, इसी ने तो 23 में बिल पास किया। ये चुनाव के पहले एक घिनौना खेल है। तो अब लड्डू बांटना है इसके बाद, या यज्ञ करना है ट्रंप के लिए। सर अशोक मित्तल जी के यहाँ ईडी की रेड को आप कैसे देख रहे हैं? आपने आपकी पार्टी ने उनको भी उपनेता बनाया राज्यसभा में, फिर ईडी की रेड क्या? देखिए, जहां जहां चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता पूरे देश में खत्म हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की जगह जगह आलोचना हो रही है, उनके राज्यों में हिंसक विरोध हो रहा है, जनता सड़कों पर है। तो अब उन्होंने एक ही तरीका है उनके पास, ईडी का दुरुपयोग करो, सीबीआई का दुरुपयोग करो, चुनाव आयोग का दुरुपयोग करो और चुनाव जीतो। ये फार्मूला भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में काम नहीं करेगा। ये चुनाव के पहले एक घिनौना खेल है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने की है। अशोक मित्तल पर अचानक इतने बड़े पैमाने पे छापेमारी करना, ये उसी खेल का एक नमूना है, एक शुरुआत है। लेकिन ऐसे कितने भी प्रयास आम आदमी पार्टी के खिलाफ पहले भी बीजेपी कर चुकी है, उनको कोई लाभ नहीं हुआ। इस खेल से भी उनको कोई लाभ नहीं होगा। सब मजबूती के साथ खड़े हैं और अभी सत्र चलेगा तो उसमें भी ये मामला मैं उठाने का पूरा प्रयास करूंगा सरकार के सामने। इस तरह से आप एजेंसियों को, जिनके बारे में कोर्ट ने हजारों टिप्पणियां कर दी, ईडी सीबीआई के दुरुपयोग को लेके हजारों टिप्पणियां कोर्ट कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम कोर्ट्स के जरिए, और यहाँ तक कि लोअर कोर्ट्स ने इनकी धज्जियां उड़ाई हैं। तो उसके बावजूद बीजेपी बाज नहीं आ रही है। तो अशोक मित्तल पर जो कार्रवाई की गई है वो पूरी तरीके से राजनीतिक है, राजनीतिक दुर्भावना से भरी हुई है, और एजेंसियों का दुरुपयोग करके चुनाव जीतने का जो खेल है, उसका ही एक उदाहरण है। तो आप ये कह रहे हैं कि पंजाब चुनाव आने वाला है अगले साल, उसको प्रभावित हाँ, करने के उसके लिए? पहले अभी ऐसे तमाम खेल खेलेंगे ये लोग। पंजाब चुनाव के पहले ऐसे तमाम खेल ये लोग खेलने का काम करेंगे। सर प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई है, सकारात्मक बातचीत हुई है, और ट्रंप ने कहा है कि हम आपके देश से प्यार करते हैं। तो इस बात भाजपा पे ये तो चिल्ला चिल्ला कहते हैं कि ट्रंप की बात को गंभीरता से मत लिया करो। तो आज लड्डू बांटना है, क्या करना है पूछ के प्राइम मोदी जी मिनिस्टर ने भी से। माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप लिखा है ट्वीट तो पे। अब लड्डू बांटना है इसके बाद, या यज्ञ करना है ट्रंप के लिए, क्या करना है? गोदी मीडिया भी कहता है कि भाई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो गोदी लगातार मीडिया भी खुला ही कहता है कि रहेगा। भाई ट्रंप की बात को गंभीरता से मत लीजिए। तो सुबह ट्रंप कुछ कहता है, 1 घंटे बाद कुछ कहता है, दोपहर में कुछ कहता है। अब बात कर लिया है तो पूरे देश को लड्डू बांटना चाहिए। तो सब किसी की तुरंत तारीफ, तुरंत गाली, तुरंत गले लगाओ, तुरंत झगड़ा करो, उसका तो यही चल रहा है। स्पेशल सेशन पे क्या कहेंगे डिलिमिटेशन बिल और वुमेन रिजर्वेशन बिल के ऊपर? नहीं, देखिए, जहां तक महिला आरक्षण बिल का सवाल है, हम पूरी तरीके से समर्थन में हैं। और ये इतनी बेवकूफ सरकार है, मूर्ख सरकार मैं इसको कहूंगा। जब 2023 में ये बिल आया था, सबने पूर्ण समर्थन किया था, और तब हम लोगों ने कहा था कि भाई ये आज ही से दो ना आरक्षण, 543 में 33% आरक्षण दे दो। तब सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। अब आप बगैर जनगणना के महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम करना चाहते हैं। अगर जनगणना नहीं होगी, पता नहीं होगा कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, उस हिसाब से कितनी सीटें देश में बढ़ाई जानी है। बगैर जनगणना के डिलिमिटेशन हो नहीं सकता, और डिलिमिटेशन के आधार पर ही संख्या तय होगी कि महिलाओं को 100 सीट आरक्षित होगी, कि 200 सीट आरक्षित होगी, कि 300 सीट आरक्षित होगी। अब इतना तो कक्षा 2 का बच्चा लेके आइए, मैं समझा देता हूं। 2011 में जो देश की जनसंख्या थी, क्या 2029 में जो चुनाव होने जा रहा है वही जनसंख्या रहेगी क्या? बढ़ेगी निश्चित रूप से बिल्कुल ना। बिल्कुल। मतदाता भी बढ़ेंगे ना। हम्म। मतदाता बढ़ेंगे तो उस हिसाब से सीटें बढ़ेंगी ना। तो जब सीटें देश के अंदर बढ़ेंगी तो उसके हिसाब से महिलाओं की सीट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो आप महिलाओं का हक मरना चाहते हैं क्या? तो जल्दीबाजी और में जाति जनगणना से आप भागना चाहते हैं, क्योंकि विपक्ष के एक बड़े समूह की डिमांड रही है कि जाति जनगणना कराओ। उस मांग से आप भागना चाहते हैं, क्योंकि आप बोल चुके हैं जनगणना होगी तो जाति जनगणना जरूर होगी।
तो सर आप कह रहे हैं सरकार जल्दीबाजी कर रही है, लेकिन किरण रिजिजू जो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि अरे भैया, इसी सरकार का 23 का बिल है ना, इन मूर्खों का। ये मूर्ख सरकार जो है, इसी ने तो 23 में बिल वो पास कह रहे किया। हैं कि आप लोग अरे वो पॉलिटिकल क्या कह रहे हैं, मैं जो आपको सामने पब्लिक डोमेन में वो पूछ रहा हूं। इसी मूर्ख सरकार ने 23 में जब ये बिल पास किया था, तो मैंने और तमाम पार्टी के नेताओं ने कहा था कि भाई अभी से आरक्षण दो, 543 में 33% दे दो, जनगणना के बाद तभी तो सीटें बढ़ेंगी देश भर में। डिलिमिटेशन तभी तो होगा जब जनगणना होगी। तो मतलब आप महिलाओं का हक मारने जा रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि हम लोग उस हक मारने की कार्रवाई में हम आपका सपोर्ट करें। वो कह रहे हैं राजनीतिक फायदे आप के लिए ये आज कर रहे हैं। आज 543 में 33% करो, हम खड़े हैं आपके साथ, करो। सर बिहार को बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री मिलने वाला है, सम्राट चौधरी शपथ लेंगे, नीतीश कुमार का जो एरा था वो लगभग खत्म हो गया है, सर कैसे देखते हैं? अब देखिए, ये विश्वासघाती लोग हैं, इन्होंने सभी पार्टियों को खत्म किया है। अकाली दल इन्होंने खत्म किया, बसपा इन्होंने खत्म किया, शिवसेना इन्होंने खत्म किया, एनसीपी इन्होंने खत्म किया, तमाम पार्टियों को इन्होंने खत्म किया है। तो जेडीयू भी ये पूरी तरीके से समाप्त करेंगे। अभी तो खाली एक शुरुआत है कि इन्होंने, बीजेपी ने अपना वहां पे मुख्यमंत्री बना लिया, वहां भी दंगे फसाद की राजनीति शुरू होगी बिहार में भी। इनका काम क्या है? सर आप नोएडा से आते नफरत हैं, फैलाओ और राज करो। सर आप यूपी से आते हैं, नोएडा में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वर्कर्स का, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक लंबे समय से उनकी मांगों को नजरअंदाज किया। हम किसी हिंसक आंदोलन के समर्थन में नहीं है, ना कभी पहले थे ना आज भी हैं। लेकिन एक लंबे समय तक अगर आप एक समूह के मांगों को इग्नोर करते हैं, एक लंबे समय तक अगर आप उनको कुचलने का प्रयास करते हैं, तो इस प्रकार का विरोध आता है सामने। तो उसको समझदारी के साथ हैंडल करना चाहिए और जो उनकी मांगे हैं उस पर सरकार कार्रवाई करे। थैंक यू सर।